हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 6। तो लास्ट कुछ लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के बारे में जाना है, फिर एनर्जी के बारे में जाना है। आज एनर्जी का कुछ टॉपिक रह गया है, वो मैं आज खत्म कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू है, मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो शुरू करते हैं आज हम लोग का वर्क एनर्जी पावर पार्ट 6। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से। तो कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? गिव एग्जांपल। व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और एग्जाम्पल देना है हम लोगों को। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो पहले तो हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स देख लिया था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? जिसका जो फोर्स अप्लाई करके जब हम लोग कोई वर्क डन करते हैं तो उसका जो वर्क डन है वो पार्ट डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी को हम लोग बोलते थे कंजर्वेटिव फोर्स। अभी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये जो फोर्स अप्लाई करके हम लोग वर्क डन करेंगे वो पार्ट डिपेंडेंस होगा, मतलब जो जिसका वर्क डन पार्ट डिपेंडेंस होगा उसी को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका डेफिनेशन है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, इफ द अमाउंट of work done in moving an object, if amount of work done in moving an object against a force, against a force, against a force from one point to another, from one point to another, from one point to another, depends on the path, depends on the path which the body moves, which the body moves, then such a force is called non-conservative force. Then such a force is called non-conservative force। जैसे कि मैंने बोला है, जो वर्क डन हम लोग वर्क डन कैसे करते हैं, कोई ना कोई फोर्स थ्रो करते हैं। तो जो फोर्स के थ्रू हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, अगर वो वर्क डन मतलब पार्ट डिपेंडेंस होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन in moving an object, in moving an object, the work done in moving an object against a non-conservative force, against a non-conservative force, against a non-conservative force along a closed path, along and closed path is not
0। एग्जाम्पल्स जैसे कि हम लोग का है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, एटसेट्रा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी हम लोगों का दूसरा चैप्टर में है, वहां पर हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी क्या है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पता ही है, फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने देख लिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम लोग ऐसे करके ले जाते हैं, फिर ऐसा करके ले जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो जिसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पाथ डिपेंडेंस है, क्योंकि पाथ चेंज करने से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो यहां से यहां पर हाइट पे जाना है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके कार्व करके ले जाते हैं, मान लो सेम हाइट पे 2 पॉइंट है, इस हाइट पे 2 पॉइंट है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट ले जाता है तो इसका पाथ छोटा हो गया, लेकिन हम लोग अगर ऐसे ले जाते हैं तो इसका पाथ ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा लेंथ होने से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का बीच का रिलेशन। अभी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन। तो आज का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट विथ, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट विथ ए कंजर्वेटिव फोर्स, इन कॉन्टेक्स्ट विथ ए कंजर्वेटिव force. How can these two quantities be determined from each other? How can these two quantities be determined from each other? From each other. Right? Necessary conditions. Right? Necessary conditions. ठीक है, तो हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको डिफाइन करना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसा है वो हमको डिफाइन करना है या एक्सप्रेस करना है। तो द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज द energy associated with the configuration of a system. Configuration of a system in which a conservative force acts. In which a conservative force acts. तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जब इस पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है और इसमें एनर्जी स्टोर होता है।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऑब्जेक्ट या कोई मास या कोई पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, मतलब उसका ओरिएंटेशन है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इन विच ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स, जिसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, ठीक है। When a conservative force f x, मतलब f is a function of x, ब्रैकेट पे लिख लेते हैं वन डायमेंशनल, हम लोग इसको वन डायमेंशनल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। does work W on a particle, does work W on a particle within the system, कोई भी सिस्टम within the system, then the change in potential energy, the change in potential energy, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल यू। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव work done, negative work done by the conservative force, by the conservative force, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन के थ्रू, सॉरी हम लोग जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन कर रहे हैं उसका नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग मान लो कोई मास m को अगर h हाइट पे लेके जाते तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh, लेकिन हम लोग को वर्क डन नेगेटिव होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाता था। तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द conservative force, that is del u equals to minus w, but w equals to integral xi to xf fx dx। यहां पर हम लोग कैलकुलस मेथड अप्लाई कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। और स्टैंडर्ड भी है 11-12 के लिए। देखो जनरली W क्या होता था, Fx, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था, वर्क डन मतलब W। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, W इक्वल्स टू Fx dx, सेम बात ही है, F इज द फंक्शन ऑफ x देन dx। यहाँ पर इंटीग्रल लेके हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है कि हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, मतलब इनिशियल टू फाइनल, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, x इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीग्रल मेथड अप्लाई करते हैं तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए भी काम करेगा और कांस्टेंट फोर्स के लिए भी काम करेगा। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रल मेथड एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन को इस तरफ लाने से क्या होता है, हम लोगों को डिफरेंशिएट, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे देते हैं। देन फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 we can write del u equals to minus xi to xf fx dx। सिर्फ हम लोग w की जगह पे डेल यू लिख लिया, क्योंकि ऊपर में डेल यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ w,
तो W की जगह पर माइनस डेल यू लिखने से यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो एक कट जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कट जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग above equation we get, इसको डिफरेंशिएट करने से डेल यू एक्स बाय डेल एक्स ये हो जाएगा, और फिर एफ एक्स नेगेटिव। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स, हम लोग डेल एक्स को यहां पर लेके आते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा करते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एक्स आई टू एक्स एफ एक्स। तो मैंने जो बोला था कि डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाता है, तो ये डिफरेंशिएट करने से कट जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ ऐसा। Hence potential energy U may be defined as the potential energy U may be defined as the function whose negative gradient gives the force. Negative gradient gives the force. अभी तुम लोग बोलोगे सर ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट मतलब ही है हम लोगों का डिफरेंशिएट और टेन थीटा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, तो यूएक्स मतलब डी यूएक्स बाई डी एक्स जो आएगा उसका स्लोप आ जाएगा, मतलब ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है वो होता है हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। मान लो कि हम लोग कोई भी एक ग्राफ ऐसा करके कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ किया है डेल यू एंड डेल एक्स के, तो हम लोग का जो ग्रेडियंट होगा वो डेल यू एक्स बाय डेल एक्स होगा, जो इक्वल टू टेन थीटा के समान है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब डेल यू एक्स बाय डेल एक्स। तो ग्रेडियंट क्या है हम लोग का? पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट किसके साथ इक्वल है? फोर्स के साथ। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यू मे बी डिफाइंड एज a function whose negative gradient gives the force. Conversely, we may define हम लोग दूसरी तरह से बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एज ए फोर्स, कंजर्वेटिव force as a force which is equal to the negative gradient of potential energy. Negative gradient of पोटेंशियल एनर्जी, यही है हम लोगों का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स और हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ रिलेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स, और हम लोगों का जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ इक्वल, ठीक है। फिर हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे जो प्रूफ करेगा कि हम लोगों ने सही लिखा है। क्लास का थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, शो एनालिटिकली दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। शो एनालिटिकली दैट gravitational force is a conservative force। तो कंजर्वेटिव फोर्स शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा कि इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ नहीं सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोगों को दिखाना है। फिर देखना है कि जो इसके थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर हम लोग वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पाथ डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में ही ये डिपेंड करता है। तो चलो देखते हैं कैसे शो करते हैं हम लोग। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी of mass m, the gravitational potential energy of a body of mass m lying at height h, lying at height h above the ground, above the ground by the function, by the function हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u h इक्वल्स टू m g h। तो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एच के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने लिखा कि U H मतलब U इज द फंक्शन ऑफ H, U डिपेंडेंट है H के ऊपर। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन बाय द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ potential energy U is given by, अगर हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं, डेल U H बाय डेल X इक्वल्स टू डी डी एच ऑफ एम जी एच मतलब एम जी, ठीक है। इक्वल्स टू एफ, और यहां पर हम माइनस साइन नहीं देने से भी होगा क्योंकि माइनस एम जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, that is the negative gradient of the potential energy is equal to the gravitational force, that is the negative gradient of potential energy, negative gradient of potential energy is equal to the gravitational force, ठीक है। दिस प्रूव द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी लिख लेते हैं दिस
prove the conservative nature of ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या करता है, हम लोगों ने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो किसके साथ इक्वल है, फोर्स के साथ। तो हम लोगों ने फोर्स का जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन देखा था थोड़ी देर पहले, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हम लोग का एक कंडीशन तो हो गया, दूसरा देखना है अभी कि ये पार्ट डिपेंडेंस नहीं है, तब जाके हम लोग क्लियरली श्योर हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, moreover if a body of mass m is released from rest, moreover if a body of mass m is released from rest at a height h, from the top of a smooth inclined plane, from the top of a smooth inclined plane, ठीक। It gains speed at the bottom. It gains speed at the bottom is given by v square equals to u square plus 2gh। ये तो रेस्ट पे है, v स्क्वायर इक्वल टू 2g, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल एट द बॉडी एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल बाय द बॉडी एट द बॉटम। काइनेटिक एनर्जी किसके साथ इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी क्या मिलेगा हम लोगों को 2gh, मतलब एम जी एच। मान लो ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ए साइड पे ये ऐसा करके आ रहा है, तो ये यहाँ पर v स्पीड अगर इक्वल कर रहा है, यहाँ पर u इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, जो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh अप्लाई करने से ये पूरा स्मूथ है, इसका सरफेस पूरा प्लेन स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। तो हम लोग का v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया है, तो हम लोगों का आ गया mgh, which is equal to gravitational work done by gravitational force equals to work done by gravitational force। हम लोग ने क्या देखा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mgh। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया कि ये जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल करेगा वो किसके साथ इक्वल है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियरली द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
clearly the gravitational clearly the work done by the gravitational force, the work done by the gravitational force is not depend on the inclination of inclined plane ठीक है, और द पाथ ऑफ द फॉलिंग बॉडी, और द पाथ ऑफ द फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये पाथ डिपेंडेंस भी नहीं है, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल है, और इसका जो वर्क डन करते हैं इसका थ्रू वही पाथ डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट डिपेंड्स only on its initial and final position. ठीक, this again prove that gravitational force है, this again prove that gravitational force is a conservative force। जैसे कि मैंने बोला है, पहले देखना है कि हम लोगों को इसका जो ग्रेडियंट है, फोर्स का ग्रेडियंट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेडियंट, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल है। देन अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोई वर्क डन करते हैं तो इसका वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंस नहीं है, ये डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोनों हम लोगों ने शो कर दिया। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी देखना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, इसका सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। स्टेट एंड प्रूव द principle of conservation of mechanical energy। मतलब sum of kinetic energy plus potential energy is equal to the sum of kinetic energy plus potential energy। तो पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if only the conservative force are doing work, if only the conservative force doing work, if only the conservative force doing work
on a body, then its total mechanical energy is constant or remains constant। जैसे कि मैंने बोला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा और रिमेन्स सेम। चलो अभी प्रूफ देख लेते हैं। सपोज दैट ए बॉडी अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट, सपोज ए बॉडी undergoes displacement del x, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है del x under the action of conservative force, under the action of conservative force Fx। चलो ठीक। Then from work energy theorem, the change in kinetic energy, the change in kinetic energy का चेंज क्या होगा, वर्क डन के साथ इक्वल होगा। मतलब डेल के इक्वल्स टू एफ एक्स डेल एक्स, और ये है हम लोग का वर्क डन, क्योंकि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, तो विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो यही लेके हैं हम लोग, डेल के मीन्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी equals to the work done, मतलब fx dx। As the force is conservative, then the change in potential energy is given by del u equals to negative of work done। That means minus fx dx। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू अगर हम लोग वर्क डन करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है, और विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हम लोगों ने एम मास के कुछ ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे लेके गया था, तो हम लोगों का जो वर्क डन था वो था डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एमजीएच, क्योंकि एमजीएच तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वर्क डन क्या होता था, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हम लोगों ने लिखा है del u इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल के इक्वल्स टू माइनस डेल यू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल के प्लस डेल यू इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से अगर हम लोग डेल को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से डेल को कॉमन ले लेने से के प्लस यू आ जाएगा,
ब्रैकेट पे, दैट इज k plus u equals to 0, means k plus u equals to constant, means ki plus ui equals to kf plus uf. I means initial और f means final. तो ki means initial kinetic energy और ui means initial potential energy. तो ki प्लस ui मतलब इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो इक्वल्स टू kf प्लस ui, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल। ठीक है। Although individually kinetic energy k and potential energy u may change from one state of the system to another, but their sum or the total mechanical energy of the system remains constant. तो ये लिखने से लिख सकते हो although individually the kinetic energy k, the kinetic energy k and the potential energy kinetic energy k and the potential energy u may change from one state to another, may change from one state to another, but their sum of the total energy, but their sum or the total energy, but their sum or the total energy of the system remain कांस्टेंट। ये हो गया भाई हम लोग का वर्क मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये भी आज हम लोग देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितना अभी तक डिराइवेशन किया है वही सब प्रॉपर्टी में डाल देने से ही हो गया। तो ये मैं लिखा देता हूं, सारा चीज तो समझ में आ ही गया है। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मेंशन द वेरियस प्रॉपर्टीज of conservative forces। कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्रॉपर्टीज लिखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव, ए फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव if it can define from the scalar potential energy function, the scalar potential energy function, the scalar potential energy function ux by the relation, क्या था रिलेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया था, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू एक्स बाई डेल एक्स। अगर हम लोग जो फोर्स है उसको इस रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं तो
वो हो जाएगा हम लोग का कंजर्वेटिव फोर्स। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन by the conservative force, the work done by the conservative force on an object work done by the conservative force on an object is path independent and depends only on the endpoints W equals to xi to xf fx dx equals to kf minus ki equals to uf minus u, ठीक है, और ui माइनस uf, सेम बात। ये हो गया दो प्रॉपर्टी, कॉपी कर लो, और दो बाकी है। चलो ठीक, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, द वर्क डन बाय द conservative force is zero if the object moving around any closed path. If the object moves around any closed path, if the object moves around any closed path, returns to its initial position, ये भी हम लोगों ने डिराइव कर दिया था, मीन्स W closed equals to whole integration f dot dx equals to 0. Then fourth number, if only the conservative forces are acting, if only the conservative forces are acting on body, then its total mechanical energy is conserved. Then its total mechanical energy is conserved. अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई होता है तो इसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब टोटल एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। वो उसका डिराइवेशन मैंने अभी दिखा दिया था। तो ये चार हो गया हम लोग का कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी। फिर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन एनी फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है होगा हम लोगों का, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 5 show that the total mechanical energy of free falling body, the total mechanical energy of free falling body remains constant throughout its fall. ठीक है, इसको हम लोगों को डिराइव करके दिखाना है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहीं पर भी कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो ये ग्राउंड हो गया, यहां से एक स्टोन जो एच हाइट पे है वो उसका नीचे पे आएगा, मतलब यहां पर आएगा। उसका बीच का एक मान लेते हैं यहां पर इसका पोजीशन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, नाम दे देते हैं पॉइंट ए बी सी। यहां पर तो इसका वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, इसको मान लेते हैं v इक्वल टू v है। यहां पर तो v मैक्स होगा, तो यहां पर मान लेते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू v डैश है। तो consider a body of mass m, consider a body of mass m lying at position A at a height h above the ground. As the body falls, the kinetic energy increases. As the body falls, the kinetic energy increases at the expense of potential energy. At the expense of potential energy. ऊपर से कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पड़ने से क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन उसका हाइट जो है ग्राउंड से वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो हाइट डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब mgh धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि h का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आने से, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होने से उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर इंक्रीज होगा। ठीक है, एट पॉइंट ए the body is at rest. The body is at rest. Kinetic energy of the body equals to 0. Equals to k equals to 0. Potential energy of the body equals to UA equals to mgh. Total mechanical energy equals to kinetic energy plus
potential energy equals to Ka plus U equals to 0 plus mg equals to mgh। तो ए पॉइंट पे हम लोगों ने क्या देखा है कि टोटल एनर्जी है mgh। अभी देखना है बी पॉइंट पे कितना है। चलो देखते हैं अभी बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना है, फिर देखेंगे सी पॉइंट पे कितना है। अगर ये तीनों इक्वल आ गया तो हम लोगों का जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, बी में क्या है? सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट एक्स। सपोज द बॉडी फॉल्स freely through distance x and reaches the point B with velocity b, then नहीं तो and reaches the point B with velocity v, then हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u तो 0 है, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, यहां पर h का वैल्यू x है तो हो जाएगा gx, ये भी हो जाएगा gx। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी kb इक्वल्स टू हाफ m b स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m 2gx इक्वल्स टू mgx। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अभी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी यू बी इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एक्स। यहां से यहां तक का हाइट कितना है? एच माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू के बी प्लस यू बी इक्वल्स टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू एम जी एच। तो यहां पर भी बी पॉइंट पे भी हम लोगों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया है? mgh। अभी देखेंगे सी पॉइंट पे कितना आता है। तो सी पॉइंट पे भी mgh आने से हम लोगों का जो डिराइवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, suppose the body finally reaches a point C. Suppose the body finally reaches at point C on the ground। ठीक है, ग्राउंड पे आ गया है with velocity v dash, with velocity v dash, then consideration motion from A to C, then if we consider the motion from
A to C B square माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, मतलब B स्क्वायर इक्वल टू 2GH। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू KC इक्वल्स टू हाफ m B स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m इंटू 2GH equals to mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल्स टू UC इक्वल्स टू mgh इक्वल्स टू h का वैल्यू तो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू KC प्लस UC इक्वल्स टू mgh प्लस 0 इक्वल्स टू mgh। Clearly, as the body falls, its potential energy decreases and kinetic energy increases. Clearly, as the body falls, its kinetic energy decreases and potential energy increases by an equal amount, by an equal amount। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉन्जर्व रहता है। ठीक है। However, its total mechanical energy remains constant at all points. However, its total mechanical energy is constant at all points, at all points। तो अगर हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एनर्जी वर्सेस हाइट, तो हाइट इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा और हाइट इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया टोटल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये बन गया हम लोगों का ग्राफ। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Figure shows the variation of kinetic energy, potential energy and total energy of a freely falling object or body। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ग्राफ एंड एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो।
चलो ठीक है। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा है, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और स्कूल के लिए भी, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में, पावर क्या है उसका कुछ बेसिक आइडिया, बेसिक बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।